नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज की एक मीर के अंदर मुख्यमंत्री का बनना। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले चुके हैं। अपने शपथ लेते ही आई एम बैक करके इन्होंने ट्विटर पर अपना पोस्ट डाला। आपने शपथ ली, लेकिन ये पहली बार यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की शपथ लेने वाले सीएम बने। ऐसे में यूनियन टेरिटरी बनना 370 के बाद ही संभव हुआ था। जब 370 हटाया था, स्टेट हुड हटाया था, 2 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, उसके बाद यहां चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला एज ए सीएम बनकर के आए। उमर अब्दुल्ला की जो इस बार की शपथ है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही। क्यों रही? क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद आपको भारत के संविधान की कसम खानी पड़ी। क्योंकि पहले जब आप 2009 में सीएम बने थे तब आपने जम्मू कश्मीर के संविधान की भी शपथ खाई थी। क्योंकि पहले 370 से पहले 2019 में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान जो हुआ करता था, आपका अपने आप में अपने नागरिकों की एक डुअल सिटीजनशिप हुआ करती थी। ऐसे में आज आपने संविधान को मानते हुए 370 हटने के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के संविधान की कसम खाई। दैट मींस आज की आपकी हरकतें देखकर यह लग रहा था कि आप आज से नहीं पहले से तैयार थे कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, और आपने उस पूरी प्लानिंग को बखूबी यहां निभाया। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट की भी अनाउंसमेंट की। अपने सीएम पद पर बैठते ही कैबिनेट की अनाउंसमेंट में एक डिप्टी सीएम और 4 मंत्री बनाए। डिप्टी सीएम एक हिंदू को बनाया जिसका नाम सुरेंद्र चौधरी है, जिससे कि रिलीजन का जो समीकरण है उसे सेट किया जा सके। ऐसे ही एक मंत्री सतीश शर्मा को बनाया गया। कुल मिलाकर के अपनी कैबिनेट में डिप्टी सीएम समेत 5 लोग लिए, उनमें से 2 हिंदू थे। इसे देखकर लोगों को यही लगा कि ये हिंदू मुस्लिम समीकरणों को भी संभाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग यह हुआ कि इस पूरी कैबिनेट के अंदर कोई कांग्रेसी नहीं था। जो कांग्रेस चुनाव में इनके साथ मिलकर गठबंधन की थी, इंडिया अलायंस बनाई थी, वो यहां पर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। दर्शक दीर्घा में जरूर राहुल गांधी जी बैठे दिखाई दिए। इसके साथ साथ इंजीनियर राशिद, जिन्होंने लोकसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला को हराया था, उनका बयान आज वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से फिक्स था। इनका बयान इतना मायने क्यों रखता है? जो उमर अब्दुल्ला आज सीएम पद की शपथ ले रहे हैं वो 2 लाख से ज्यादा वोट से अभी कुछ दिन पहले ही जो लोकसभा चुनाव मई 2024 में खत्म हुए हैं उसमें हारे थे। ऐसे में इनका कहना कि तुम जीते नहीं हो, जिताया गया है, तुम्हें बीजेपी ने बैकडोर से सपोर्ट दिया है, यही कारण तो है कि तुम वही सब बोल रहे हो जो बीजेपी को पसंद है, और बीजेपी वही सब कर रही है जो उन्हें पसंद है। क्योंकि आज के सेशन में मनोज सिन्हा का इंटरव्यू वायरल हो रहा है तो उमर अब्दुल्ला का भी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि लगता है कि दोनों का ही कंटेंट किसी एक ही आदमी ने लिखा था कि जाओ और जाकर के बोल आना। दोनों यही कहना कि मिलजुल कर काम करेंगे। और हां, उमर अब्दुल्ला का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 370 मैनिफेस्टो में डाला था, लेकिन इस सरकार से इसे वापस लाने की मांग करना बेवकूफी होगा। उमर अब्दुल्ला के बदले सुर संभवतः कांग्रेस को भी रास नहीं आए। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपना कोई व्यक्ति इस बार की कैबिनेट में नहीं बिठाया। यही कारण है कि यहां की सुर्खियां हैं कि फुलेस्ट टू शीख आर्टिकल 370 रीस्टोरेशन, 370 को वापस मांगना। यानी ये वही व्यक्ति हैं जो 370 के लिए अपना पूरा चुनाव लड़ लिए और चुनाव जीतते ही कहते हैं कि 370 मांगना इस सरकार से जिसने 370 हटाया हो, यह मूर्खता होगी। हां, स्टेट हुड की मांग करेंगे जो कि बीजेपी खुद कह चुकी है, क्योंकि चुनाव करवाना बीजेपी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका था कि जब यहां पूरी तरह शांति हो जाएगी तो हम इसे पूरी तरह राज्य का दर्जा देंगे। तो जो बीजेपी बोल रही है वही आप बोल रहे हैं, तो भाई कहने वाले तो कहेंगे ही। और उसमें उमर अब्दुल्ला के ऊपर वो व्यक्ति बयान दे जिसने इन्हें पटखनी बढ़िया से दी हो, लेकिन इस बार वो हार गया क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का बैकडोर सपोर्ट था। खैर, इन सारी समीकरणों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अल्टीमेटली ये बयान कितना मायने रखता है। शुरू से शुरू करते हैं। आर्टिकल 370, इसकी चर्चा करते हैं। 2009 की याद दिलाते हैं। जब 370 हुआ करता था उस समय पर जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान हुआ करता था। अपने संविधान के अंदर जब उमर अब्दुल्ला शपथ लेने आते थे तो शपथ लेने में, उस समय 2009 में आप सीएम बने थे, तो आपने सीएम पद की शपथ लेते हुए अपने संविधान की कसम खाई थी। वक्त बदला, जज्बात बदले। मनोज सिन्हा इस समय उपराज्यपाल हैं और वो यूटी जम्मू कश्मीर के सीएम को शपथ दिला रहे हैं, और उस शपथ में उमर अब्दुल्ला भारत के संविधान की कसम खा रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद क्या बदला। अगर ये देखना हो तो केवल संविधान की शपथ खाते उमर अब्दुल्ला को ही देख लो। खैर, यहां तक भी स्थितियां कैसे पहुंची? तो यहां तक स्थितियां पहुंची जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से सही बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराए जाएं। चुनाव हुए और चुनावों के नतीजों में ही ये सारी बातें निकल करके आई। साथियों, यहां पर उमर अब्दुल्ला जी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री का ट्वीट देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला जी का उनकी तरफ से रिप्लाई देख सकते हैं। ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। शुरू से शुरू करते हुए हम बढ़ते हैं। 370 5 अगस्त 2019 को जब हटा, स्पेशल
स्पेशल स्टेटस जब हटा उस समय यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य हुआ करता था, वर्ष 2019 के अंदर 370 हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी में बदलते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई और इसको एक स्पेशल स्टेटस राज्य का दर्जा ले लिया गया। साथ में यह कहा गया जब 370 हुआ करता था उस समय स्टेट असेंबली अपना संविधान बनाती थी, अपनी सेपरेट सिटीजनशिप रखा करती थी, प्रॉपर्टी पर भी अपने ही लोगों का अधिकार रखा करती थी और अगर कोई महिला वहां से शादी करने कहीं बाहर जाए तो उसका स्टेटहुड छीन लिया करती थी। ये तमाम चीजें बदल दी गई जब 370 हटाया गया। 370 के अंदर प्रावधान जो थे उन प्रावधानों में सबसे बड़ा प्रावधान यह था कि जम्मू कश्मीर केवल रक्षा, विदेश, वित्त और संचार के मामले में ही केंद्र सरकार के साथ सहमत हो सकता है, बाकी अन्य मसलों में वो अपने लिए स्वतंत्र राय रखने के लिए फ्री था। ऐसे में जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से बिल्कुल अलग था। 370 के भाग सी में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। साथ में यह भी कहा गया था कि संघ के अंदर इसे राज्यों की सूची में सूचीबद्ध करता है। लेकिन बीजेपी ने वर्ष 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो में साफ किया, 2014 के मैनिफेस्टो में साफ किया था कि हम यूनियन सिविल कोड को लाएंगे और साथ ही 370 को हटाएंगे। यह इन्होंने अपने चुनावी वादे के अंदर मैनिफेस्टो में कर दिया था। मैनिफेस्टो में किए वादे को पूरा करने के लिए 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से। इसको हटाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पहले संसद को एक विशेष पावर दी गई और कहा कि उनकी संविधान सभा की पावर अब आप अपने पास रखिए। इस आदेश के माध्यम से अब संसद के पास वो सारी ताकत आ गई थी जिसके माध्यम से वो लोकसभा, राज्यसभा के माध्यम से 370 हटा सकती थी। इसकी कानूनी वैधिकता पर, वैधानिकता पर चैलेंज करने के लिए इस मसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले देश की राजनीतिक पार्टियां 370 हटाए जाने पर बट गई थी। 370 के पक्ष में आकर जहां बीजेपी खड़ी थी क्योंकि सरकार उसी की थी और वही हटा रही थी, साथ में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी सरकार के समर्थन में आई। सबसे मतलब जो चौंकाने वाला था वो था आम आदमी पार्टी का सरकार को समर्थन देना कि हम इसके समर्थन में हैं। वाईएसआर कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया गया। बीजू जनता दल जो कि ओडिशा में बीजेपी के अपोजिशन में चुनाव लड़ी, उसका भी समर्थन इनको प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ रीजनल पार्टियों का भी यहां पर काफी सारों का सपोर्ट सरकार को मिला। इसी प्रकार टीडीपी, एआईडीएमके और शिवसेना का भी सरकार को समर्थन मिला 370 हटाने में। शिरोमणि अकाली दल, एजीपी, बीपीएफ, ये सारी वो पार्टियां थी जिन्होंने बीजेपी के इस वादे को पूरा करने में सारा समर्थन दिया और लोकसभा, राज्यसभा के अंदर सकारात्मक रूप से सरकार के साथ खड़े रहे। वहीं कौन सी ऐसी पार्टी थी जो 370 हटाए जाने के खिलाफ थी? उनमें सबसे ऊपर खड़ी थी कांग्रेस, जिसने इसे ब्लैक डे घोषित किया और कहा कि यह चुनाव की राजनीति है, वोट की राजनीति है। कांग्रेस के साथ साथ खड़ी थी पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जो कि इसे पूरी तरह से गलत बता रही थी, और साथ में ही खड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके नेता आज मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने इसे यूनिलैटरल और शॉकिंग करार दिया और कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। यह तीन ही पार्टी थी जो 370 हटाए जाने के खिलाफ थी। इस मामले को लेकर ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं। 3 अगस्त मतलब 370 के एब्रोगेशन को लेकर के 2023 में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जुलाई 4, 2023 को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर बहुत खुश होती है कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को सुनने की परमिशन दे दी है। लेकिन समय बीतता है और दिसंबर 2023 में भारत की सुप्रीम कोर्ट इस 370 को हटाए जाने के सरकारी तरीके को सही घोषित कर देती है। कहती है कि सरकार ने कोई भी तरीका वॉयलेट नहीं किया, बिल्कुल संवैधानिक अंदाज में यह कार्य किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बात पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। दिसंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी चुनाव कराए जाने के लिए कहा गया था और यही हुआ कि केंद्र सरकार ने चुनाव अनाउंस कर दिए। चुनाव अनाउंस होने और 370 वापस ना आने के बावजूद भी इन नेताओं ने उम्मीद रखी कि एक दिन वक्त बदलेगा, 370 वापस आएगा और इसी कारण हम चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेंगे। पीडीपी भी चुनाव में उतरी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव में उतरी। इन्होंने कहा कि हम लोग डिसअपॉइंट हुए हैं लेकिन डिसहार्टन नहीं हुए हैं, हम अपना स्ट्रगल बरकरार रखेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम 370 को वापस लाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन 2024 की डेट अनाउंस कर दी जाती है। जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाती है। जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और यहां पर वोटिंग का डेट डिक्लेयर हो जाता है कि 1 तारीख को यहां पर 1 अक्टूबर को यहां इलेक्शन कराए जाएंगे। 8 अक्टूबर को यहां पर रिजल्ट का डे रखा गया। चुनाव में जाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्रॉपर तरीके से बैठकर सीट शेयरिंग की कि जम्मू कश्मीर में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। दोनों पार्टियों के नेता ने प्रॉपर तरीके से बैठकर सीट डिसाइड की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से 51 सीटें चुनाव लड़ने के लिए तय की तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। साथ में सीपीआईएम के लिए एक सीट और पैंथर्स के खाते में एक सीट छोड़ दी गई। वहीं दूसरी तरफ 90 सीटों में से 51 और 32 पर सहमति बनी, 5 को फ्रेंडली तरीके से छोड़ दिया गया। चुनाव हुए। इन 51 सीटों में से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी लेकर आई है, लेकिन इन 32 में से कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है। ऐसे निराशाजनक प्रदर्शन से कहा जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में गतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, असेंबली पोल्स के अंदर मैनिफेस्टो हर पार्टी डिक्लेयर करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम जब चुनाव जीतकर आएंगे तो पाकिस्तान से डायलॉग की शुरुआत करवाएंगे, साथ
साथ में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी 370 वापस लाएंगे। अपने मैनिफेस्टो में 370 की वापसी की यह घोषणा करते हैं। 370 इनके मैनिफेस्टो के अंदर एजेंडे में आता है कि जब हम सरकार में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी सारी बातें करी और कहा कि ऐसे ही हम अपना स्टेटहुड वापस लेकर आएंगे, राज्य का दर्जा वापस लेकर आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन वादों का फायदा हुआ, वो चुनाव में जीत कर आए। लोगों को लगा कि ये जीत जाएंगे तो 370 वापस ले आएंगे, जो कि कानूनी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि कोई राज्य संविधान के किसी उपबंध को खुद से लागू नहीं कर सकता यदि वो केंद्र के पाले में आता हो। कांग्रेस ने भी ये इंश्योर किया कि हां, अगर ऐसा हुआ तो हम स्टेटहुड वापस लेकर आएंगे, यानी जम्मू कश्मीर को वापस से राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की केंद्र सरकार पहले से ही कह चुकी थी कि हम आने वाले समय में जैसे ही सही कंडीशन पाएंगे इन्हें राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन हां, राज्य का दर्जा किसके मांगने से आया, क्रेडिट की लड़ाई थी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने कहा कि हम स्टेट का दर्जा वापस दिलवाएंगे। खैर कोई नहीं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग थोड़ी बढ़ चढ़कर की कि वो कह रहे थे कि हम 370 भी वापस लेकर आएंगे। लोगों को यह बात बहुत बुरी लगी थी। बीजेपी ने इस आधार पर इन्हें बहुत ट्रोल किया था। हरियाणा चुनाव के अंदर इस बात को कांग्रेस के खिलाफ यूज किया गया था कि जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कह रही थी कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, आज वही कांग्रेस अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में कहती है कि हम 370 वापस लेके आएंगे। तो बोले संविधान बचा कौन रहा है और बदल कौन रहा है? हम लोग तो 370 हटाए हैं और ये 370 की बहाली करके जो संविधान है उसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो असल में संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है? और यह बात हरियाणा में कांग्रेस को बहुत नुकसान दे गई। चुनाव में इनको, कांग्रेस को नुकसान जम्मू कश्मीर में भी इन सब बातों का हुआ कि जिस कांग्रेस ने पूरे समय मोमेंटम बनाया था कि बीजेपी आ जाएगी, अगर तीसरी बार तो संविधान बदल देगी, वो बीजेपी तो आ गई, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के 370 लाना आ गया और ऐसी पार्टी का समर्थन करना आ गया जो 370 को वापस लाने की बात कर रही थी। इंडिया ब्लॉक के अंदर इस तरह की बातें होना अपने आप में बीजेपी को बहुत फायदा दिया। खैर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कहा कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 2 फ्री सिलेंडर बांटेंगे और 370 की कभी वापसी नहीं होने देंगे। ऐसे में चुनाव होता है, 90 सीटों पर चुनाव होता है, 46 की बहुमत की आवश्यकता होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें लेकर आती है। अकेले दम पर सरकार बनाना संभव नहीं था क्योंकि 46 सीटों की जरूरत है, 42 इनके पास थी। कांग्रेस का इनको समर्थन मिला, कांग्रेस 6 सीटों के साथ इनके साथ जुड़ती है और ऐसे में यह बहुमत का आंकड़ा पार कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी 29 सीटें लाती है। सिंगल हाईएस्ट पार्टी, जिसका वोट शेयर सबसे ज्यादा था, वो चुनाव के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है। पीडीपी 5वें चौथे पायदान पर पहुंचती है। सीपीआईएम को जो 1 सीट मिली थी वो उन्हें वापस मिलती है। आम आदमी पार्टी भी यहां 1 सीट ले जाने में कामयाब होती है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने अपनी सीट के गठजोड़ से सरकार तो बना ली, लेकिन कैबिनेट में कांग्रेस ने जगह नहीं ली। कैबिनेट में कांग्रेस की जगह ना लेने पर काफी सारे कयास लगाए गए और उन कयासों में यही था कि कांग्रेस ने अपने तरफ से सीट इसलिए नहीं मांगी। अभी के जो फैसले हुए हैं उसमें अभी के जो कैबिनेट है, बोले क्योंकि बाद में हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर फिर से बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाए कि यह वही पार्टी है जो उस पार्टी के साथ खड़ी थी जो 370 की बहाली के लिए चुनाव लड़ी थी। ऐसे में संविधान को बचाने वाले, संविधान को बदलने वाले लोग बन रहे हैं और ऐसे में इनका ये जो डायलॉग है ये कितना उल्टा पड़ रहा है। खैर, चुनाव के अंदर क्या कुछ होता है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के अंदर जिस तरह के चेहरे देखे गए वो अपने आप में काफी चौंकाने वाले थे। कुल मिलाकर 1 डिप्टी सीएम और 4 मंत्रियों की इस बार कैबिनेट इन्होंने जो शुरुआत में बनाई उसमें से एक हिंदू को, सुरेंद्र चौधरी नाम के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया। साथ ही साथ में सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा को भी इन्होंने फिलहाल के लिए मंत्री पद की शपथ दिलाई। जैसे ही ये बनकर आए तो न्यूज चलने लगी कि अनहैप्पी कांग्रेस यानी कांग्रेस खफा है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जम्मू कश्मीर में ज्वाइन नहीं करेगी। तो फिर टटोला गया कि कांग्रेस किस बात से खफा है। हो सकता है कि मोदी जी पीछे से उमर अब्दुल्ला को सहमति दे दिए हो कि देखो, कश्मीर वैली के अंदर वैसे भी बीजेपी सीट जीतती दिख नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी की पूरे देश में एक इमेज है कि ये हिंदू मेजॉरिटी को फोकस करती है। वैसे ही जैसे कांग्रेस की एक अपनी इमेज बनती जा रही है कि ये मुस्लिम वोटों को अपने साथ लेकर आती है, जैसे हरियाणा के चुनाव में हुआ। हरियाणा में जहां पर मुसलमान वोटों का बहुतायत था वहां पर कांग्रेस को जीतने में भी 90 हजार, लगभग 75 हजार से अधिक वोटों से जीत मिली है। इस तरह की इमेज को बीजेपी भी नहीं तोड़ना चाहती, उसको भी फायदा हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू एक साथ बीजेपी के साथ जुड़े दिखते हैं। वहीं कांग्रेस की वोट बैंक की गणित में जहां उसको मुसलमान वोट अपने साथ दिखते हैं और साथ में दलित की या फिर जातिगत समीकरणों की, जो भी जातीय जनगणना से बनते हैं उनकी समीकरणों से वो भी अपनी सरकार बनाते हुए देखते हैं। सबकी अपनी स्ट्रेटजी है, सबका अपना तरीका है, सबने अपने अपनी बैंक बना रखी है, किसका वोट लेना है और कैसे सरकार में जाना है। खैर, जैसे ही यह कार्य होता है, सरकार बनाने की शुरुआत के शुभ संकेत आते हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं, ये दोनों के बीच में बात निकल कर आती है। कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी टकराव नहीं होने देंगे। इतनी प्यारी बात सुनकर के सबको एकदम इमोशनल मोमेंट सा आ गया कि क्या बात कर दी आपने। 2019 से 2024 के बीच में जो मनोज सिन्हा एकदम फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे उमर अब्दुल्ला को, अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। 370 के बाद जब से यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है, तब से मनोज सिन्हा ही अपना सारा कार्यकाल यहां पर चला रहे हैं। यहां पर केंद्र सरकार या उपराज्यपाल
राज्यपाल के साथ किसी तरह के टकराव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और अब ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि नई सरकार के गठन की पूर्व संध्या पर मनोज सिन्हा से नए मुख्यमंत्री के लिए संदेश के बारे में पूछा गया तो मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरा संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है, चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों से किए गए वादे पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि, विकास सुनिश्चित किया जा सके और नई सरकार को मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। मेरी तरफ से किसी भी तरह के टकराव जैसी स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी, मेरी ओर से टकराव की कोई वजह नहीं होगी। मनोज सिन्हा जी अपनी तरफ से यह आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी, सरकार चलाओ। अब यार मनोज सिन्हा जी जब यह बात बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का होना भी बनता है। वो कह रहे हैं कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो जिम्मेदारी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें दी है, और मनोज सिन्हा भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। दोनों की एक जैसी बातें ऐसा भाव व्यक्त कर रही हैं जैसे दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि हां, जैसे, और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 2019 में 370 हटाने से पहले 2018 तक बीजेपी और पीडीपी दोनों गठबंधन में सरकार बनाकर चली थी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ फ्रंट पर समर्थन दिया था बीजेपी ने। हालांकि जब दोनों के बीच बात बिगड़ी तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन ही आया फाइनली और 370 हटा। ऐसे में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह समझाया गया हो कि देखो तुम कब से सरकार से बाहर हो, ऐसा ना हो कि एक इंजीनियर राशिद जैसा आदमी बाहर आए और आकर के तुम्हें तुम्हारे ही घर में हटा जाए और तुम्हारे ही घर में हरा जाए। इंजीनियर राशिद जो यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में बंद है, हमने उसे चुनाव लड़ने की बस पेरोल दिलवाई थी। अब डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलेगा कि हमने दिलवाई थी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए पेरोल मिल गई होगी। पेरोल मिल गई तो वो चुनाव लड़ लिए होंगे। अब चुनाव लड़ लिए होंगे तो उमर अब्दुल्ला हार गए होंगे, तो बोले देख लो अब तुम चाहते क्या हो, सरकार में बने रहना या सरकार से बाहर रहना। ऐसे में ये समीकरणों पर लोगों का ध्यान गया। ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान उस इंजीनियर राशिद का गया जो इस पूरे चुनाव में लोकसभा के अंदर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर खुश थे। और बड़ा जो चोट लगी वो कांग्रेस को लगी कि यार ये क्या हो गया। हमारे साथ में उमर अब्दुल्ला कांग्रेस सीट पर गठन किए, सीट चुनाव जीतकर आए, सरकार हमसे मिलकर बनाए और आकर कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो में हमने 370 हटाने की बात की थी वो इस सरकार से नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये सरकार जो खुद 370 हटाई थी उससे हम कहें कि 370 वापस लगा दो तो ये मूर्खतापूर्ण काम होगा, हम इनसे राज्य की बहाली की बात करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्य की बहाली तक हम सरकार में साथ नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, सरकार को बाहर से समर्थन देते रहेंगे लेकिन हम कैबिनेट में जगह नहीं लेंगे, और राज्य की बहाली तो ऐसी है कि वो होनी ही है। तो एक ऐसा चुनाव जम्मू कश्मीर का हुआ जिसमें सब खुश हैं। यहां पर ईवीएम की बैटरी ज्यादा ना तो चार्ज हुई और ना ही डिस्चार्ज हुई, हर आदमी खुश है। ऐसा चुनाव जहां बीजेपी इसलिए खुश है कि संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समझ तो गए होंगे कि कंट्रोल पूरा मनोज सिन्हा के हाथ में है। वो जिस समय हालत टाइट कर देंगे सरकार चलाना मुसीबत भरा हो जाएगा, तो बेहतर है कि प्यार से रहें। ऐसे में कांग्रेस इसलिए खुश है कि वो जम्मू कश्मीर में गठबंधन में ही सही लेकिन उनके बिना सरकार नहीं चल सकती, तो वो सरकार में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए खुश है कि पीडीपी को मात्र 3 सीटें मिली हैं। वो महबूबा मुफ्ती जो कभी सीएम हुआ करती थी बीजेपी के सहयोग से, आज वो 5वें पायदान पर पड़ी हैं। हर आदमी खुश हो रहा है, पूछे कोई उनसे जिन्होंने अपने कभी हसीन सपने देखे हों। ऐसे में उमर अब्दुल्ला और मोदी जी के बीच क्या बातचीत हुई, लोग उसके इतिहास को खोजने निकल पड़े। इतिहास में इंजीनियर राशिद का मैच फिक्सिंग वाला बयान बहुत वायरल हुआ। इंजीनियर राशिद जो लगातार जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात करते हैं, ये वही हैं जिन्होंने चुनाव लोकसभा में 2 लाख से ज्यादा मार्जिन पर उमर अब्दुल्ला को हराया था, सज्जाद लोन को हराया था। इनके बेटे ने इनके जेल में रहते हुए भी जनता को इनके पक्ष में इकट्ठा किया और लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव लड़वाया। ये जब पहले एमएलए थे उस समय से टेरर फंडिंग के चलते जेल में हैं। लगातार एक ही चीज के लिए चुनाव लड़ते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग डिसाइड करें कि वो कहां रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। इस विचार के साथ ही अपना चुनाव लड़ते हैं। खैर, इनको अंतरिम बेल देना कुछ लोगों का कहना था कि केवल उमर अब्दुल्ला को यह लेसन देने भर का था कि देखो एक आदमी छोड़ा वो तुम्हारा लोकसभा का कैरियर खा गया, अगर इस आदमी को थोड़ा और सपोर्ट दे दिया तो ये तुम्हें सरकार में भी नहीं आने देगा, फिर क्या करोगे। हो सकता है कि इंजीनियर राशिद खुद इस बात को समझ गए हों और एक बात और उन्हें याद आ गई हो कि ये उमर अब्दुल्ला किसी के नहीं हैं, ये अपने हैं। अपने से मतलब अपनी सरकार के लिए चाहते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कभी एनडीए गवर्नमेंट में जब अटल जी का शासन हुआ करता था तब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रहे थे। यानी जिस बीजेपी के साथ इनके तार जुड़े होने की बात की जा रही है उनके ये पुराने सहयोगी रहे हुए हैं। 2001 में आप वाजपेयी सरकार के अंदर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री थे। ऐसे में यह कयास लगना कि अब इनके बीच मित्रता हो गई होगी तो कोई नया बात तो नहीं बनता। हां, यह बात सत्य है कि जैसे ही इलेक्शन हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया और राष्ट्रपति शासन हटाकर सरकार को बनने दिया। ऐसे में प्रेसिडेंट रूल का विड्रॉ होना, नई सरकार का बनना, नई सरकार का आते ही अपने लिए काम करना, तमाम चीजें जम्मू कश्मीर की राजनीति के सभी समीकरणों को समझाती हुई दिख रही हैं। खैर, अंत में जाते हुए फिर एक बड़ा सवाल रह जाता है कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और कौन देगा। देखिए, आपको हालांकि इस पर पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो ये इंडियन पॉलिटी का स्टेट और जो
पार्ट 1 है जिसमें यूटी और हम राज्यों की बात करते हैं, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि केंद्र में अगर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद चाह ले कि किसी यूटी को राज्य का दर्जा देना है तो वो उसे दे सकती है। सर, राज्य का दर्जा मिलने पर किसी को मिल क्या जाता है? बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे फिलहाल यूटी जब तक जम्मू कश्मीर है तब तक पुलिस और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण मनोज सिन्हा जी का है, यानी कि उपराज्यपाल का है। नए कानून बनाने में अभी ऑटोनॉमी किसी राज्य के पास यानी यूनियन टेरिटरी के पास नहीं है। यहां तक कि सरकार कितना खर्च करेगी इस पर भी उपराज्यपाल का बड़ा कंट्रोल होता है, और जो अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग है उन पर भी उपराज्यपाल का कंट्रोल होता है। इसलिए राज्य को बनाया जाना प्राथमिकता है, और केंद्र सरकार अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने अनुरूप काम करता पा गई, ऐसा इंजीनियर राशिद का कहना है, तो वो इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे ही देगी, क्योंकि मोदी जी खुद अनाउंस किए हुए हैं पहले ही कि सही समय आने पर हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। बाकी इस पे पूरी जो भी इंडियन पॉलिटी इन्वॉल्व है, इसे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए हमारा कोर्स भी है, और वो कोर्स सोमवार तक ही एडमिशन लिया जा सकता है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक हमने आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो इसे राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर और सार्वजनिक व्यवस्था और संवर्ती सूची के मामलों पर कानून बनाने की पावर मिल जाएगी, वित्तीय बिल पेश करने की पावर मिल जाएगी, एंटी करप्शन ब्यूरो और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो कानून है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, उन्हें लागू करने की पावर मिल जाएगी। साथ ही साथ व्यापार और टैक्स वाणिज्य के मामलों में भी राज्य के अधिकार बढ़ जाएंगे। साथ में केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधायकों की संख्या 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्य की बहाली पर 15% तक विधायकों को मंत्री बनाया जा सकेगा। जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने की जो योजनाएं हैं, उनमें केंद्र से ज्यादा अधिकार राज्य के दर्जे होने पर इन्हें मिलेंगे। ठीक है, इन तमाम फैसिलिटियों के साथ रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड, ये फिलहाल की सबकी मांग है और ये जल्दी ही पूरी हो जाएगी, ऐसा हमें होता हुआ दिखता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और इस पूरी इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या होता है, यूनियन टेरिटरी कैसे